टुडे आवर टॉपिक इज स्पोजिटरीज एंड अनीमास। तो हम आज के लेक्चर में स्पोजिटरीज, उसकी ड्रग्स की एग्जांपल, स्पोजिटरी की बेसिस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज, डिसएडवांटेजेस और इसके अलावा अनीमास की टाइप्स वगैरह देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं स्पोजिटरी की डिफाइन। Suppositories are solid dosage forms intended for insertion into the body cavities or orifices where they melt or dissolve and exert localized or systemic effects. Suppositories हमारे पास सेमी सॉलिड या सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होती हैं जिनको हमने बॉडी कैविटीज़ के अंदर इंसर्ट करना होता है या हमने ओरिफिसेस के अंदर इंसर्ट करना होता है। हमारे पास रेक्टम है, वजाइना है, यूरिथ्रा है, वहाँ जाकर उन्हें डिज़ोल्व हो जाना होता है। पहले मेल्ट होना होता है, फिर डिज़ोल्व होना होता है, फिर उन्हें अपना लोकलाइज्ड इफेक्ट या सिस्टेमिक इफेक्ट शो करना होता है। तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड करता है, ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, ये हमारे पास सिस्टेमिक और लोकलाइज्ड एक्शन परफॉर्म करता है, अनकॉन्शियस पेशेंट्स को इजीली दिया जा सकता है। हमारे पीडियाट्रिक और जीरियाट्रिक पेशेंट्स को भी इजीली दे सकते हैं हम। इसके हमारे पास लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, हमारे पास ये रैपिड और डायरेक्ट इफेक्ट रेक्टम के अंदर प्रोड्यूस करवाता है। ये हमारे पास वैक्यूएशन ऑफ बाउल को प्रमोट करता है और ये हमारे पास ड्रग जीआईटी में या इरिटेशन, वॉमिटिंग वगैरह का जो काज करती हैं उनके लिए भी हमारे पास कन्वीनियंट होता है। ये कि हमारे पास उनके लिए कोई इस तरह की नहीं इरिटेशन वगैरह काज नहीं करता। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि हमारे पास इरिटेंट ड्रग होती हैं तो इनको एडमिनिस्टर करना मुश्किल होता है, ये पेशेंट्स के लिए एम्बेरसमेंट फील करने जैसा होता है। ये हमारे पास इनको हमने स्लो टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है, ये इजीली प्रिपेयर नहीं की जा सकती, ये एक्सपेंसिव होती है, इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो जो फ्लूइड कंटेंट होता है रेक्टम में, वो फ्लूइड कंटेंट स्मॉल इंटेस्टाइन की निस्बत बहुत कम होता है, तो इसलिए इसका डिसोल्यूशन रेट अफेक्ट होता है। कुछ ड्रग्स जो है ना माइक्रोबियल फ्लोरा जो रेक्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनसे डिग्रेड हो जाते हैं। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास रेक्टल स्पोजिटरीज होती हैं, वजाइनल स्पोजिटरीज होती हैं, यूरिथ्रल स्पोजिटरीज होती हैं, नेजल स्पोजिटरीज होती हैं, एयर कोन्स होते हैं। तो ये हमारे पास 5 टाइप्स हैं, इसकी वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज रेक्टल स्पोजिटरीज। इनका हमारे पास 32 मिलीमीटर लेंथ होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती हैं। इनके जो दोनों ये एक एंड होते हैं वो टेपर्ड होते हैं, बुलेट शेप्ड के बनाए होते हैं। तो हमारे पास जो अडल्ट रेक्टल स्पोजिटरीज का वेट होता है वो 2 ग्राम होता है और इसमें जो बेस यूज़ करते हैं वो कोका बटर एज अ बेस यूज़ होती है। तो ये हमारे पास लोकल और सिस्टेमिक एक्शन के लिए एडमिनिस्टर की जाती है। लोकल इफेक्ट के लिए अगर हम देखें तो ये हमारे पास कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए यूज़ होती है, लग्जेटिक के तौर पे यूज़ होती है। एग्जांपल इसकी हमारे पास ग्लिसरीन स्पोजिटरी है, ये डलकोलेक्स बिसाकोडल स्पोजिटरीज हैं, तो ये आप देख सकते हैं इसी एग्जांपल्स में भी जो मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास लोकल इफेक्ट में ये कि जो है इरिटेशन, ईचिंग, पेन वगैरह को रिलीव करने के लिए यूज़ होती है। इन्फ्लेमेशन जो हेमोराइड्स या एनोरेक्टल कंडीशन से एसोसिएट होती है उसको भी ये कम करती है। एग्जांपल में हमारे पास हाइड्रोकोर्टिसोन स्पोजिटरीज हैं, डोमिसालामाइन स्पोजिटरीज हैं। सिस्टेमिक एक्शन में अगर हम देखें तो ये हमारे पास नोजिया, वॉमिटिंग को रिलीव करती है। उसकी एग्जांपल हमारे पास ओनेसेट्रॉन स्पोजिटरीज है। ट्रैंकुलाइजर में अगर हम देखें तो प्रोक्लोरपेराजीन एंड प्रोक्लोरप्रोमाजाइन स्पोजिटरीज इसकी एग्जांपल है। अगर हम नेक्रोटिक एनाल्जेसिक के तौर पे देखें तो ऑक्सीमोरफोन स्पोजिटरीज हैं, एनसिड माइग्रेन के लिए यूज़ होते हैं। उसकी एग्जांपल हमारे पास सरगोटामाइन टार्ट्रेट स्पोजिटरीज हैं। एनाल्जेसिक एंटी पायरेटिक में हमारे पास ओपीजेसिक पैरासीटामोल स्पोजिटरीज वगैरह आ जाती हैं। अगर हम इसका सिस्टमिक इफेक्ट रेक्टल रूट के जरिए देखें तो उसके एडवांटेजेस हमारे पास ये हैं कि ये जो है ना डिस्ट्रॉय या इनएक्टिवेट नहीं होती पीएच या एंजाइम की एक्टिविटी में जो कि जीआईटी के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास जीआईटी की इरिटेशन काज नहीं करती। तो ये हमारे पास लीवर बाईपास इफेक्ट शो करवाती है लीवर के थ्रू। इसके अलावा ये हमारे पास जो है ना उन पेशेंट्स के लिए कन्वीनियंट वे है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमारे पास ड्रग्स को स्वेलो नहीं कर सकते और ये वॉमिटिंग वाले पेशेंट्स के लिए भी इफेक्टिव रूट है। इसके अलावा अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम रेक्टल स्पोजिटरीज, तो हमारे पास फिजियोलॉजिक फैक्टर्स हैं और फिजिको केमिकल फैक्टर हैं। फिजियोलॉजिक फैक्टर में हमारे पास क्लोनिक कंटेंट, सर्कुलेशन रूट आ जाता है, पीएच एंड लैक ऑफ बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द रेक्टल फ्लूइड आ जाता है। फिजिको केमिकल फैक्टर्स में लिपिड, वाटर सोलबिलिटी, पार्टिकल साइज और नेचर ऑफ द बेस है। तो फर्स्ट वन हमारे पास कॉलोनिक कंटेंट फिजियोलॉजिक फैक्टर है। तो ये हमारे पास सिस्टेमिक ड्रग इफेक्ट में क्या करता है कि हमारे पास रेक्टम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। इसकी एग्जांपल्स देखें तो डायरिया, फीकल मैटर, ट्यूमर ग्रोथ, टिश्यू डिग्रेडेशन, ये सब जो है ना रेक्टल ड्रग अब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। पीएच और लैक ऑफ बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द रेक्टल फ्लूइड्स सेकंड फैक्टर अगर हम देखें तो ये क्या करता है कि हमारे पास आयोनाइज्ड साल्ट फॉर्म में ड्रग्स उनके जो है ना इनकॉर्पोरेट करता है जिनकी बायोअवेलेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो इसके एग्जांपल में हमारे पास कोका बटर है जो कि बॉडी टेम्परेचर पे जल्दी ईजिली मेल्ट हो जाती है।
और ये फैट सोलबल ड्रग्स के साथ जो है ना इज रेडली रिलीज़ हो जाती है, रिलीज़ नहीं हो पाती, सॉरी, ये फेल हो जाती है कि फैट सोलबल ड्रग्स के साथ रिलीज़ हो सके। नेक्स्ट हमारे पास फिजिको केमिकल फैक्टर्स ऑफ द ड्रग एंड द बेस में लिपिड वाटर सोलबिलिटी है। इसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो ड्रग की बेस है ना, जितनी ज़्यादा ड्रग बेस पर मुश्तमिल होगी उतनी ज़्यादा उसके लिए जो है ना वो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ड्रग की जो अवेलेबल अब्जॉर्प्शन है वो उतनी ज़्यादा होगी। अगर ड्रग हमारे पास इंटेस्टिनल ल्यूमन में एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा है तो हमारे पास रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन जो है ना वो फर्दर चेंज नहीं होगा, ना इंक्रीज़ होगा। फिर हम नेक्स्ट हमारे पास है लिपिड वाटर सोलबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि लिपोफिलिक ड्रग्स जो होती हैं वो लिपोफिलिक ड्रग्स जिनके हमारे पास बेस फैटी बेस होती है और इनकी टेंडेंसी जो है ना कम होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो कि बॉडी फ्लूइड्स के अंदर होती हैं और इनकी बेस भी फैटी बेस ही होती है। नेक्स्ट हमारे पास पार्टिकल साइज़ है। पार्टिकल साइज़ क्या है कि जितना ज़्यादा हमारे पास पार्टिकल साइज़ कम होगा, जितना पार्टिकल साइज़ कम होगा तो उतना ज़्यादा हमारे पास सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से हमारे पास डिसोलेशन, पार्टिकल का डिसोलेशन भी हमारे पास बढ़ जाएगा और हमारे पास रैपिड अब्जॉर्प्शन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अगर हमारे पास बेस इंटरेक्ट करती है ड्रग के साथ तो ये उसकी रिलीज़ को इनहिबिट कर देती है और उसको जो है ना ड्रग अब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करती है। अगर हमारे पास बेस इरिटेंट म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह है और रेक्टम के म्यूकस मेम्ब्रेन्स को इरिटेट कर रही है बेस, तो ये हमारे पास बाउल मूवमेंट को करवा सकती है, बाउल मूवमेंट के इजैकुएट करवा सकती है, एलिमिनेट करवा सकती है। तो इसके एलिमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं बाउल मूवमेंट के और अब्जॉर्प्शन के भी। नेक्स्ट हमारे पास वजाइनल सपोजिटरीज हैं जिसको हम पसेसरी या पसेसरीज भी कहते हैं। ये हमारे पास ग्लोबुलर फॉर्म में, ओवी फॉर्म में, कॉन शेप में होती हैं। इनका वेट हमारे पास 5 ग्राम्स होता है और इनकी बेस हमारे पास कोका बटर बेस होती है। और इनके जो है ना कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एंटीसेप्टिक्स, फेमिनाइन, हाइजीन इनके लिए यूज़ होते हैं। स्पेसिफिक एजेंट्स जो है ना पैथोजन के अगेंस्ट कॉम्बेट करते हैं। और ये हमारे पास वजाइनल इंसर्ट्स जो है ना वो इसके ज़्यादा जो है ना ये ज़्यादातर जो है ना ज़्यादा कंपाउंड यही वजाइनल सपोजिटरीज की जाती हैं एज़ कम्पेयर टू वजाइनल इंसर्ट्स। या आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं। मोनिस्टैट सपोजिटरी, मैकोनाजोल मैट्रेट इसका फार्मूला है। शेप एंड साइज़ और सपोजिटरीज इस तरह के होते हैं। वजाइनल इंसर्ट्स या टैबलेट्स की बात करें तो ये हमारे पास वजाइनल सपोजिटरीज से ज़्यादा वाइडली यूज़ होती हैं। इनको मैन्युफैक्चर करना आसान होता है। ये स्टेबल होती हैं, लेस मैसी होती हैं। इनकी शेप ओविड शेप होती है। पैकेजिंग जो है ना इनके प्लास्टिक इंसर्टिंग डिवाइस इसके अंदर होती है पैकेजिंग के अंदर, ताकि ये ब्रेक डाउन वगैरह ना हो। इनको जो हम कंप्रेशन मेथड के जरिए प्रिपेयर करते हैं। इसके जो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास लैक्टोलोज एज अ फिलर यूज़ होता है। स्टार्च एज ए डिसइंटीग्रेंट यूज़ होता है। पीवीपी जो है हमारे पास डिस्पर्सिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। और हमारे पास मैग्नीशियम स्टीरेट लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ होता है। ये इसमें जो है ना कुछ जेलाटिन कैप्सूल्स की फॉर्म्स होती हैं ड्रग्स में, तो इनको जो है ना इंट्रावेजिनली रिलीज़ किया जाता है। या इसकी फर्दर एग्जांपल्स हैं, प्रोडक्ट्स नेम दिए हुए हैं, जेनेरिक नेम दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। कोलेट्रामाजोल इसकी टैबलेट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूरिथ्रल सपोजिटरीज जिनको हम बोगीस भी कहते हैं। ये हमारे पास सिलेंडर पेंसिल शेप की होती हैं। इनमें हमारे पास एंटीबैक्टीरियल या लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट होते हैं जब हम इनको यूरिथ्रल एग्जामिनेशन करते हैं। तो यूरिथ्रल सपोजिटरी मेल भी होती हैं, फीमेल भी होती हैं। मेल यूरिथ्रल सपोजिटरी जो हमारे पास होती है ना 3 to 6 मिलीमीटर डायमीटर में होती हैं, 140 मिलीमीटर लेंथ में होती हैं। और इनका जो वेट होता है वो 4 ग्राम्स होता है जब हमारे पास बेस कोका बटर यूज़ हो की गई हो। फीमेल यूरिथ्रल सपोजिटरी का हमारे पास जो लेंथ होती है वो 70 मिलीमीटर होता है और जो वेट होता है वो 2 ग्राम होता है जब हमारे पास बेस कोका बटर यूज़ की गई हो। इसके बाद एग्जाम्पल देखें तो अल्प्रोस्टाडिल यूरिथ्रल माइक्रो सपोजिटरी है जो कि हमारे पास मेल के अंदर रेक्टाइल डिसफंक्शनिंग उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। प्रोस्टाडिल यूरिथ्रा माइक्रो सपोजिटरीज हैं। हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सपोजिटरीज हैं। जैसे जैसे इन्वेंशन बढ़ी हैं तो हमारे पास इसके कॉन्सेप्ट्स भी मज़ीद आ रहे हैं। टैबलेट फॉर्म में सपोजिटरीज हैं, लेयर्ड फॉर्म में सपोजिटरीज अवेलेबल हैं, कोटेड सपोजिटरीज हैं और कैप्सूल सपोजिटरीज हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सपोजिटरी बेसिस। सपोजिटरी बेसिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग देयर शेप, सॉलिडिटी एंड आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन व्हेन इंसर्टेड इनटू द बॉडी कैविटी। ये हमारे पास जो है ना शेप को मेंटेन करने में, इनकी सॉलिडिटी को मेंटेन करने में, और जब इनको बॉडी कैविटीज़ के अंदर हम इंसर्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो इनकी बेसिस होती हैं वो थियोब्रोमा ऑयल होती है, ग्लिसरोजेलाटिन बेस होती है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल होती है। तो ये कुछ बेसिस होती हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये हमारे पास इसको चाहिए कि ये शेप और साइज़ को रिटेन रखें, ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाए, ये नॉन इरिटेंट हो, ये सफिशेंटली श्रिंक हो जाए ताकि हम इसको मोल्ड्स में से बाहर निकाल लें।
रिमूव कर सकें और ये हमारे पास जो है ना रिलीज़ के टाइम पे ड्रग अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट ना करे, इसकी जो इनकॉर्पोरेशन हो दूसरी ड्रग्स के साथ उसको अलाउ करे। ये हमारे पास इसकी जो है ना ड्रग्स के साथ वैरायटी कंपैटिबल हो और फिज़िकली स्टेबल हो स्टोरेज करने पे, स्टोर करने पे। और हमारे पास ये ना इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए और ना इतनी हार्ड होनी चाहिए स्टोरेज का पे, ये हमारे पास नॉर्मल होनी चाहिए। तो अगर हम इसके टाइप्स सपोजिटरी की बात करें तो हमारे पास ऑयली बेसिस जिनको हम ओरिजिनियस बेसिस कहते हैं, वाटर सोलबल बेसिस जिनको वाटर मिसिबल बेसिस या हाइड्रोफिलिक बेसिस भी कहते हैं, और तीसरी हमारे पास इमल्सीफाइंग या सिंथेटिक बेसिस हैं। अगर आप ये टेबल देखा जिसमें हमारे पास ऑयली बेसिस या ओरिजिनियस बेसिस में हमारे पास 2 हैं, आगे फर्दर कोका बटर हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोफिलिक बेसिस या वाटर सोलबल बेसिस में जेलेटिन बेसिस और पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल बेस है। मल्सीफाइंग और सिंथेटिक बेसिस में विटिसोल, सॉरी यहाँ पे आई लिखा हुआ है, डब्ल्यू मेंशन नहीं है तो यहाँ डब्ल्यू है, विटिसोल, मेसास्ट्रेन या मेसापोल है। नेक्स्ट हमारे पास ऑयली बेसिस या ओरिजिनियस बेसिस को अगर हम डिस्कस करें, कोका बटर, ब्रोमा ऑयल, एमल्सिफाइड कोका बटर, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, तो ये तीनों बेसिस के तौर पे यूज़ होते हैं। 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास थियोब्रामा या कोका बटर ऑयल है, तो ये कोका सीड से हमारे पास ऑब्टेन होती है। कोका बटर इज द फैट ऑब्टेन फ्रॉम द रोस्टेड सीड्स ऑफ थियोब्रामा कोका, तो ये हमारे पास थियोब्रामा कोका के रोस्टेड सीड से हमारे पास जो ऑब्टेन होता है वो कोका बटर होता है। ये रूम टेम्परेचर पे हमारे पास येलोइश वाइट सॉलिड होता है, इसका करेक्टरिस्टिक फैट होता है और ऑर्डर इसका चॉकलेटी होता है। तो ये हमारे पास ट्राइग्लिसराइड और ग्लिसरीन का कॉम्बिनेशन होता है और बाकी डिफरेंट फैटी एसिड्स भी होते हैं जिसमें ओलियोपाल्मियोस्टेरन होता है, ओलियोस्टेरन वगैरह होते हैं, और ये 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाती है। इसका एडवांटेजेस ये हैं कि ये जो है ना बॉडी टेम्परेचर पे जस्ट बिलो द बॉडी टेम्परेचर मेल्ट हो जाते हैं। ये अपनी जो है ना सॉलिडिटी रूम टेम्परेचर पे मेंटेन रख सकती हैं और ये इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं जब हम इनको हीट करते हैं, और जब हम इनको कूल करते हैं ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इनके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये रेंसिडिटी प्रोड्यूस करती हैं, मोल्ड के साथ स्टिक हो जाती हैं, तो बॉडी कैविटी से लीक हो सकती हैं, तो ये कॉस्टली होती हैं और ये बॉडी फ्लूइड्स में इमिसिबल नहीं होती, इमिसिबल होती हैं, सॉरी, बॉडी फ्लूइड के साथ इमिसिबल होती हैं। क्लोरोहाइड्रेट और लैक्टिक एसिड लिक्विफाइड, तो क्लोरोहाइड्रेट या लैक्टिक एसिड इनको लिक्विफाई कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इमल्सिफाइड कोका बटर, ये इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल, तो यो हमारे पास एज अ बेस यूज़ होता है। लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ एक्वा सोल्यूशंस आर टू इनकॉर्पोरेटेड, जब हमारे पास ज़्यादा लार्ज सोल्यूशन ऑफ एक्वा सोल्यूशन हमारे पास इनकॉर्पोरेट करने हो तब हमारे पास इमल्सिफाइड थियोब्रोमा एज अ बेस यूज़ होता है। इसमें 5% ग्लिसरॉल मोनोस्टेरेट, 10% लैनेट वैक्स, 2 to 3% सिटाइल अल्कोहल और 4% बीज वैक्स जो है ना वो रिकमेंड की जाती हैं। ये आप इसकी देख सकते हैं कि ये हमारे पास इमल्सिफाइड थियोब्रोमा है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स आर यूज एज सब्स्टिट्यूट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल, ये हमारे पास थियोब्रोमा ऑयल के सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ होते हैं। इनके एग्जांपल में हमारे पास हाइड्रोजनेटेड एडिबल ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, हाइड्रोजनेटेड पी ऑयल है, स्टेटिक एसिड्स, पाम कर्नल ऑयल इटेसी हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑयल हमारे पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें तो ये हमारे पास ओवर हीटिंग इसको अफेक्ट नहीं करती सॉलिडिटी को, और ये ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं। इनके हमारे पास जो है ना मोल्ड को लुब्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इनकी गुड होती है। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये इनको जो है ना जगह अगर हम ज़्यादा रैपिड कूलिंग कर दें तो ये ब्रिटल हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जब हम इनको मेल्ट करते हैं तो ये हमारे पास ऑयल, ये ज़्यादा ऑयल के बजाय थियोब्रोमा ऑयल के बजाय ये ज़्यादा फ्लूइड शो करते हैं, मोर फ्लूइड होते हैं। और इसके अंदर जो है ना ये इनका सेडिमेंटेशन जब एडिड इसके अंदर सब्सटेंस ऐड करते हैं तो अब इनका सेडिमेंटेशन रेट भी ज़्यादा होता है। वाटर सोलबल एंड वाटर मिसिबल बेसिस या हाइड्रोफिलिक बेसिस में हमारे पास ग्लिसरोजेलेटिन बेस है, सोपोलिस्टीन बेस और पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल है। हम 2 डिस्कस करेंगे। ग्लिसरोजेलेटिन बेस हमारे पास ग्लिसरॉल प्लस वाटर प्लस जेलेटिन मिलके ग्लिसरोजेलेटिन बेस बना देते हैं। मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर, और ग्लिसरीन और वाटर का मिक्सचर, उसको फिर हमने आगे स्टीफ करने के लिए जेलेटिन ऐड कर देनी होती है, तो ये हमारे पास ग्लिसरोजेलेटिन बेस बन जाती है। इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि ये कलरलेस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसलूसेंट इन नेचर होती है, ये टच करने पे सॉफ्ट होती है और ये 30 से -35 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाती है और ये वजाइनल सपोजिटरी के तौर पे यूज़ होती है। अगर हम इसके एडवांटेजेस डिस्कस करें तो ये हमारे पास बॉडी टेम्परेचर में मेल्ट हो जाती है, बॉडी फ्लूइड के साथ इजीली मिक्स हो जाती है, रेंसिड नहीं होती। सपोजिटरीज जब बोरिक एसिड वगैरह, क्लोराहाइड्रेट, ब्रोमिडीज, आयोडाइड, आइडोफॉर्म, ओपीएम वगैरह को यूज़ करें तो ये हमारे पास सपोजिटरीज प्रिपेयर कर देती है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये हमारे पास इसको प्रिपेयर करना, इसको हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता है, ये बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस इसके अंदर होते हैं, तो ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। इसका लग्जेटिव एक्शन भी होता है और ये टैनिक एसिड, फेरिक क्लोराइड वगैरह के साथ इनकम्पेटिबल होती है। नेक्स्ट पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल्स, मैक्रोगोल्स, इनको हम कार्बोवैक्सीज या पॉलीग्लाइकोल्स भी कहते हैं। ये हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड स्टेट में मोलिकुलर वेट की बेस पे अवेलेबल हैं। इनका मोलिकुलर वेट 200 to 1000 होता है
और 1000 से अबव वाली वैक्स लाइक सॉलिड्स होती हैं, और जो 22,000 होती हैं वो लिक्विड्स होती हैं। ये केमिकली स्टेबल होती हैं, फिजियोलॉजिकली इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं, और बैक्टीरियल या मोल्ड ग्रोथ वगैरह को शो नहीं करवाती, वो नहीं होने देती। इसके बाद इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये केमिकली स्टेबल हैं, इनर्ट हैं, नॉन इरिटेंट हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को अलाउ नहीं करती। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी जो है ना मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से चेंज होती हैं। ये प्रोलॉन्ग्ड एक्शन प्रोवाइड करती हैं, ये मोल्ड के साथ स्टिक नहीं होती, क्लीन और स्मूथ अपीयरेंस होती है इनकी। नेक्स्ट हमारे पास इमल्सिफाइंग या सिंथेटिक बेसिस में विटिसोल, मासास्ट्रेनियम, मेसोपोल है। तो इसके एडवांटेज की बात करें तो ये सॉलिडिफाई हो जाती हैं रैपिडली, ये नॉन इरिटेंट होती हैं, ये हमारे पास मोल्ड को इसको में लुब्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास इसमें अगर हम ओवर हीट कर दें तो वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, बेस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती है, और ये हमारे पास फेयरली लार्ज अमाउंट में ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं वाटर की। ये वाइट ऑर्डरलेस क्लीन अट्रैक्टिव सपोजिटरीज़ होती हैं, हाँ, और ये लेस लेएबल होती हैं ताकि ये रैंसिड ना हो सकें। इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि इनको जब हम ये कूल नहीं होती, रैपिडली कूल नहीं होती। रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर ये हो जाए तो ये ज़्यादा ब्रिटल हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ये वेरी विस्कस नहीं होती मेल्टिंग पे, और इनको जब हम मेडिकमेंट्स इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये जो है ना इसकी बेस सेटल डाउन हो जाती है तेज़ी से। विटिसोल हमारे पास जो है ना उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, जिनकी परसेंटेज वेरी करती रहती है पार्शियल ईस्टर्स के साथ। हमारे पास क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, सैचुरेटेड फैटी वेजिटेबल फैटी एसिड्स के और ईस्टर्स के। स्मॉल अमाउंट ऑफ बीज वैक्स फॉर यूज़ ऑफ इन हॉट क्लाइमेट। अगर यहाँ इसको हम हॉट क्लाइमेट में यूज़ करें तो इसमें थोड़ी सी अमाउंट हम बीज वैक्स की यूज़ कर देते हैं। अगर हम इसको फिर ये हम इट शुड नॉट बी कूल्ड रैपिडली एज इट बिकम्स ब्रिटल एंड फ्रैक्चर। इसको रैपिडली कूल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे पास ब्रिटल हो सकती है या फ्रैक्चर हो सकती है, उसके लिए लुब्रिकेशन की रिक्वायर्ड होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका मोल्ड है और ये वाइट कलर की सपोजिटरीज रेडी हैं। तो इसको लुब्रिकेट करेंगे ताकि इसमें से हम सपोजिटरीज को इजीली बाहर ले आएँ। नेक्स्ट हमारे पास है मेसास्ट्रेनियम। ये मोनोडाई ट्राइग्लिसराइड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मिक्सचर है हमारे पास। ये वाइट ब्रिटल होती है, ऑर्डरलेस होती है और टेस्टलेस सॉलिड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 33.5 टू 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये हमारे पास वेरियस ग्रेड्स में अवेलेबल होती है। बी ग्रेड जो है ना इसका वो ज़्यादा डिस्पेंस किया जाता है। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मेथड से ये प्रिपेयर की जाती है, हैंड रोलिंग मेथड के ज़रिए, फ्यूजन मेथड के ज़रिए और कोल्ड कंप्रेशन मेथड के ज़रिए। हैंड रोलिंग में हमारे पास होता है ये कि हमने ड्रग को पहले पाउडर बनाना है, उसके बाद हमने इसके अंदर सपोजिटरी बेस को इनकॉर्पोरेट कर देना है, फिर हमने उसको टाइट्रेशन मेथड के ज़रिए उसको नीट करना है, मतलब गूंदना है जैसे आटे को गूंदते हैं। उसके बाद हमने इसके मैस को हमने जो है ना हैंड से फिंगर्स वगैरह से रोल कर लेना है। इसको फिर हम ये सिलेंडर फॉर्म में रोड्स फॉर्म में बन जाएगा तो इसके हमने मैस को काट कर लेना है। काटने के बाद इसको हमने फिंगर से, हैंड की पाम से इसको हमने शेप दे देनी है बुलेट फॉर्म में, ये जो भी हमें डिज़ायर्ड है। तो इस तरह हमारे पास ये प्रिपेयर हो जाती हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये इसमें कोई हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, कोई स्पेशल कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसको मैन्युफैक्चर करना डिफ़िकल्ट होता है और ये जो है ना अपीयरेंस में कोई इतनी अच्छी नहीं होती, प्रिटी नहीं होती। फ्यूजन मेथड में हमारे पास ये होता है कि हमने पहले बेस को मेल्ट करना होता है, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर कोई भी मेडिसिन डाल देनी होती है, इनकॉर्पोरेट कर देनी होती है, फिर हमने इसको मेल्ट करके तो मोल्ड के अंदर डालना होता है। फिर हमने इस मोल्ड के अंदर इसको कूल होने के लिए और कंजील होने के लिए सपोजिटरी को छोड़ देना होता है ताकि ये सपोजिटरीज बन जाए। फिर हमने इसके बाद जो है ना मोल्ड में से इसको रिमूव कर लेना होता है। तो इसी तरह से हम इजीली 6 to 12 सपोजिटरीज लैब में और इंडस्ट्रियल स्केल में तो फिर ज़्यादा ही हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंप्रेशन मेथड में हमारे पास रबर लेटेक्स सपोजिटरी मोल्ड वगैरह यूज़ होते हैं, मतलब सपोजिटरीज मोल्ड। तो इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि ये सपोजिटरीज को हमने कंप्रेस मेथड के ज़रिए प्रिपेयर करना होता है। कंप्रेशन मोल्डिंग इज़ अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग सपोजिटरी फ्रॉम अ मिक्स्ड मैस ऑफ ग्रेडेड सपोजिटरी बेस एंड मेडिकमेंट्स व्हिच इज़ फोर्स्ड इनटू अ स्पेशल कंप्रेशन मोल्डिंग। तो वो कह रहे हैं कि इसमें हमने जो है ना एक स्पेशल कंप्रेशन मोल्डिंग के अंदर इन मटेरियल्स को डाल देना होता है, इन सब्सटेंसेस को, इन मेडिकमेंट्स को। फिर इसके बाद हमने सपोजिटरी बेस और दूसरे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके मिक्स करके इसके अंदर डाल देना होता है। फिर हमने फ्रिक्शन प्रोसेस काजिंग दी बेस टू सॉफ्टन इनटू दी पास लाइक कंसिस्टेंसी। फिर हमने इसको पास लाइक कंसिस्टेंसी में इसको सॉफ्ट कर देना होता है। फिर स्मॉल स्केल पे मोटर पेस्टल के ज़रिए हम इसको प्री हीटेड मोटर यूज़ करें तो ये ज़्यादा अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। लार्ज स्केल पे हमारे पास मैकेनिकली नेटिंग मिक्सर्स होते हैं, उनके ज़रिए ये हम वेजल्स वगैरह को हीट करके तो वार्म करके इसको जो सॉफ्ट अपीयरेंस दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको कंप्रेशन मशीन के अंदर जो है ना डाल देते हैं, वो फिर इसके
सिलेंडर में डालते हैं। वो कंप्रेशन मशीन जो होती है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, जिसको फिर हम क्लोज कर देते हैं। फिर उसके एक एंड से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि जो है ना मैस हमारे पास रिलीज़ हो, और दूसरे एंड से मोल्ड हमारे पास रिलीज़ हो जाए। जब हमारे पास मोल्ड रिलीज़ हो जाता है फिर हमने फर्दर इसको जो है ना फिल करना होता है ताकि हमारे पास जो फर्दर कोई डाई वगैरह मैस वगैरह है तो वो भी रिलीज़ हो जाए। फिर इसके मूवेबल एंड प्लेट पे हमने जो है ना एडिशनल प्रेशर अप्लाई करना होता है ताकि हमारे पास सिलेंडर में से जो हमारे पास पॉजिटिव्स वगैरह हैं वो भी इजेक्ट हो जाएं। फिर एंड प्लेट को हमने दोबारा डाल देना होता है ताकि हम प्रोसेस को रिपीट कर सकें और सारा अपना सपोजिटरी मैस यूज़ कर सकें। पैकेजिंग और स्टोरेज में ये है कि हमारे पास इनके ब्लिस्टर पैकेजिंग होती है। सपोजिटरी यूजली पैक्ड इन टिन, एल्यूमिनियम, पेपर और प्लास्टिक। पोली पैक्ड सपोजिटरीज में गिव राइज सस्टेनिंग ब्रेकेज और डिफॉर्मेशन बाय मेल्टिंग। अगर हम इसको पोली पैक करेंगे तो ये हमारे पास ब्रेकेज हो सकती है, डिफॉर्मेशन हो सकती है मेल्टिंग के पे। तो इसके अंदर वो जो हमारे पास बेस होती है कोका बटर ग्लिसराइडेटेड जिलेटिन, तो उनको हमने प्रेफरेबली रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करना होता है ताकि वो मेल्ट ना हो। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोसपोजिटरी स्टोर्ड एट यूजुअल रूम टेम्परेचर विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन। जो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोसपोजिटरीज होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे भी हम उनको स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आप इनकी पैकेजिंग देख सकते हैं, ये ब्लिस्टर पैकेजिंग है और ये बाकी पैकेजिंग्स भी हैं। वजाइनल रेक्टल सॉल्यूशंस, वजाइनल डाउचीज। These powders are used to prepare solutions for vaginal douche for irrigating and cleansing of vagina। ये जो हमारे पास पाउडर्स होते हैं इनको हम वजाइनल डाउचेस की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम वजाइना को इरिटेशन उनको क्लींस वगैरह कर सकें, वजाइना को क्लींस कर सकें, उसको वॉश आउट कर सकें। दीज पाउडर्स में भी प्रिपेयर्ड एंड पैक्ड इन अ बल्क और एज अ यूनिट पैकेज। इन पाउडर्स को हम बल्क में भी और यूनिट पैकेज की फॉर्म में भी पैक कर सकते हैं। इन पाउडर को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है ताकि इनके अंदर जो है ना डाउच की स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ डाउच सोल्यूशन प्रिपेयर हो। बल्क पाउडर आर यूज्ड बाय टीस्पून फुल 5 ml और टेबल स्पून फुल 15 ml इन द प्रिपरेशन ऑफ डिजायर्ड सोल्यूशन। अगर जो हम सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसके अंदर टीस्पून हमारे पास 5 ml होना चाहिए और टेबल स्पून 15 ml होना चाहिए। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास बोरिक एसिड, सोडियम बोरेट एग्जाम्पल इसकी है। एस्ट्रिंजेंट में पोटाशियम या जिंक सल्फेट है। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट में आयोडीन है। सर्फेक्टेंट और डिटर्जेंट्स में सोडियम लोराइल सल्फेट है। साल्ट्स में हमारे सोडियम सिट्रेट और सोडियम क्लोराइड है। क्वाटर्नी अमोनियम कंपाउंड्स में बेंजाथोनियम क्लोराइड इसकी एग्जाम्पल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में सोडियम परबोरेट है और हमारे पास एरोमेटिक्स में मेंथोल, थाइमोल, फिनोल etc इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो डाउच पाउडर हमारे पास हमारे पास हाइजीन इफेक्ट के लिए यूज़ होते हैं। मेन इनका पर्पज़ होता है हाइजीन इफेक्ट, ताकि हम अपनी सफाई वगैरह का ख्याल रख सकें। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टल डाउचेस जिनको हम अनीमास भी कहते हैं। Enema is the introduction of fluid into the lower bowel through the rectum for the purpose of cleansing or to the introduce medication और nourishment। ये हमारे पास क्या होता है कि लोअर बाउल की प्रिपरेशन होती हैं रेक्टम के अंदर, इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि हम क्लींस कर सकें या कोई हमने मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है वो दे सकें या हम उनकी नोरिशमेंट कर सकें। तो इसके हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स हैं। रिटेंशन एनीमास, एवैक्यूएशन एनीमास। एवैक्यूएशन एनीमा की हमारे पास टाइप है मेडिकेटेड एवैक्यूएंट एनीमास। तो हम इनकी टाइप्स देखते हैं। रिटेंशन एनीमा में स्टिमुलेंट एनीमा जो कि हमारे पास स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ होती है। न्यूट्रिएंट एनीमा जो कि न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होती है। इमोलेंट एनीमा जो इमोलेंट करने के लिए, सेडेटिव जो हमारे पास सेडेशन काज करने के लिए होती है। एनेस्थेटिक जो एनेस्थीसिया देने के लिए यूज़ होती है। एवैक्यूएशन एनीमा में हमारे पास सिंपल एवैक्यूएंट एनीमास होते हैं, मेडिकेटेड एवैक्यूएंट एनीमास होते हैं और कोल्ड एवैक्यूएंट एनीमास होते हैं। मेडिकेटेड एवैक्यूएंट एनीमास में ऑयल एनीमास आते हैं, परगेटिव एनीमास आते हैं, अस्ट्रिंजेंट एनीमास आते हैं, एंथेल्मेंटिक एनीमास आते हैं और कार्बोनेटिव एनीमास होते हैं। तो ये ऐसा जितना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है आता, बट ऐसा शॉर्ट पूछ लिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि ये हमारे पास जो है ना ऑयल एनीमा फीकल मैटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। सेडेटिव एनीमा हमारे पास मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए यूज़ होता है। इमोलिएंट एनीमा हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन और इंटेस्टाइन को स्मूथ और प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। एंथेल्मेंटिक एनीमा इंटेस्टिनल पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय वगैरह करने के लिए यूज़ होता है। तो ये आपको पर्पसेस में ऑलमोस्ट डिटेल मिल जाती है, आप ये देख लें तो इनफ है। बाकी आप इन सबको एक बार रीड भी कर सकते हैं, तो इससे भी काफ़ी आपको याद रह जाएंगी चीज़ें। तो दिस इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। अगर आपको रीड आउट करना है तो आप यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट लेके रीड आउट कर सकते हैं। स्ट्रिंजेंट एनीमा का सोल्यूशन, टेम्परेचर उनका। इसके अलावा हमारे पास एक इसका टॉपिक रह गया है, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू।